अच्छा, बच्चों की चैट्स वगैरह कहीं? ओके। Good evening, students. A very good evening to all of you. So I can see Prakyat, Subrat, Arendra, Sneha, Arman, Krishna, Kinshu, Vaishnavi. You all are there. Very good evening to all of you. And we will be continuing with the topic that we had already started in the last class. Last week I was not able to take the class because of some emergency, and we have already started with the subject and verb agreement, right? So how many of you are there? अच्छा ठीक है, subject and verb agreement में अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो सबको याद है? I hope you all remember all that we have done till now, subject and verb agreement में. Rachit has also joined, Vaishnavi has joined, alright, so all of you are joining in. Okay, so we have already started with the topic subject and verb agreement. इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी समझा दिए थे, जिनका फर्स्ट वी विल बी डूइंग रिविजन एंड देन आई विल बी डूइंग द रेस्ट, जो भी थोड़े से दो चार जो पॉइंट्स बच गए हैं दैट विल बी डूइंग. ओके, विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट और टू फॉर अदर्स टू ज्वाइन. I can already see some students have already joined, and if I am audible, clearly visible to you all, just say yes ma'am. अगर आप सबको मेरी आवाज़ properly आ रही है, if you can hear me properly, if you can see me properly, just write yes ma'am, so that I know I am audible and visible fair enough. Okay, and then I'll be starting. तो सोमिल, रचित, वैष्णवी, किंशु, सब लोग सारे बच्चे हैं यहाँ पे. एक बार बस मुझे yes ma'am लिख दो, so that I know that my voice is audible enough. Okay, I just need a confirmation कि मेरी आवाज़ audible है अच्छे से. Yes, all right, yes. Okay, great. Okay, so Kinshu, Krishna, सब बोल रहे हैं yes ma'am. Okay, चलो, great. So Nandita has also joined, Sneha has joined, Vaishnavi, Kinshu. All right बच्चों, चलो हम अब स्टार्ट करते हैं फटाफट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था, जिसमें कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे. ठीक है, सो व्हेन आई से सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें. बेसिकली सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, हमें देखना होता है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हेन आई से subject and verb agreement. Okay, so when I use this word subject and verb agreement, it is very important for you to understand कि what is this. This is basically subject when it is joined. ठीक है, सब्जेक्ट को हमने ज्वाइन करा, हमने किस से ज्वाइन करा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम उस सब्जेक्ट को किससे ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली जो ज्वाइनर्स होते हैं ना, जो कंजंक्शंस होते हैं, ओके जो कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं. ओके, सो वी हैव टू सी कि व्हाट आर द कंजंक्शंस. ठीक है, इट इज जॉइंड यूजिंग व्हाट कंजंक्शंस. ओके, देन व्हाट इज योर वर्ब, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, दो सब्जेक्ट्स या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स किस तरह से हम उन्हें जोड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब क्या होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, दिस इज माई सब्जेक्ट, दिस इज माई सब्जेक्ट 1, दिस इज माई सब्जेक्ट 2. ठीक है, इसको अगर मैंने जोड़ा एंड से, ठीक है, इफ आई ज्वाइन सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 विद एंड, तो उस केस में मेरा जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास. व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड यूजिंग एंड, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. ठीक है, आई यू रिमेंबर, आई होप यू ऑल रिमेंबर ऑयल एंड वाटर वाला जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ऑयल एंड वाटर. ठीक है, अब मुझे बताओ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, मिक्स टुगेदर. ठीक है, अब अगर ये एक सेंटेंस है कि ऑयल एंड वाटर, what should be the correct answer? The oil and water do not mix together या oil and water does not mix together. ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि oil and water, this is my subject 1, this is my subject 2. subject 1 सिंगुलर है, subject 2 सिंगुलर है, इन दोनों को मैंने किससे जोड़ा है, मैंने and से जोड़ा है. तो जब मैं दो सब्जेक्ट्स को and से जोड़ती हूँ, whenever I am joining two subjects using and, the verb is always plural, and when the verb is plural, do or does में से plural क्या है, that is do. ठीक है, किंशु does not आएगा बेटा, किंशु ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स टुगेदर, किंशु बोल रहा है, रचित भी बोल रहा है डज नॉट, अरमान भी बोल रहा है डज नॉट. क्या हो गया बच्चों तुम लोगों को सबको, ऑयल एंड वाटर. जब भी मैं, अच्छा ठीक है, ऑयल एंड वाटर को भूल जाओ, एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं. ठीक है, अब मुझे बताओ राम, चलो राम को भी छोड़ दो, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अरमान एंड रचित को. ठीक है,
अरमान, ध्यान से देखो अब, अरमान एंड रचित, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगेन सेम थिंग, टू subjects I have taken, two singular subjects I have taken. First singular subject is अरमान and second singular subject is रचित, ठीक है। अब मैं अरमान और रचित को ज्वाइन कर रही हूँ एंड से, ठीक है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट अरमान हो गया, दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट मेरा रचित हो गया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा एंड से। अब जब मैं दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करती हूँ, माय क्वेश्चन इज कि आगे जाके जो मेरा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। व्हाट विल आई चूज? अरमान एंड रचित इज फ्रेंड्स बोलेंगे या अरमान एंड रचित आर फ्रेंड्स बोलेंगे? सोच समझ के मुझे आंसर दो। यस अरमान। अब मुझे बताओ, अरमान एंड रचित आर फ्रेंड्स बोला ना हमने। यहाँ पे व्हेन आई से अरमान एंड रचित आर फ्रेंड्स, बिकॉज व्हेनेवर आई जॉइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूजिंग एंड, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। सो व्हेन आई से द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, तो यहाँ पे हमें पता है कि हम आर लेंगे। तो यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? डू और डज में से प्लूरल क्या है? First you need to know कि what is plural between do and does. Does is always used with singular and do is always used with plural. यहाँ पे सब लोग मुझे बोल रहे हो आर आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबने मुझे गलत आंसर क्यों दिया? I saw so many of you giving me wrong answers and so many of you saying कि oil and water does not mix together होना चाहिए। Why? सुनने में शायद तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लगे ना कि ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स टुगेदर, शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। नहीं बच्चा, ये सब गलत है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर आएगा। द सिंपल रीजन इज दैट हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑयल एंड वाटर, ठीक है। व्हाट आई एम यूजिंग टू सब्जेक्ट्स। मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा किससे है? मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा है एंड से। एंड व्हेन आई जॉइन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूजिंग एंड, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग जहां पे कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी just give you one thing. This I told you in the last class also, and this I'm going to tell you and I'm going to explain you once again, ठीक है। Let us take some singular subjects and some plural subjects, ठीक है। I will take some singular subject and some plural subject. Singular subject में मैंने लिया he, I take she, I take any name, ठीक है। For example, I take Ram, I take Sita, ठीक है। When I come to plural subjects, I say we, they, ठीक है। कोई भी मैं दो नाम ले लूंगी, वैष्णवी and I take वैष्णवी and नंदिता, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं and I have some plural subjects. Now come to verbs. On one hand, I have taken some, these are subjects, ठीक है। These are subjects and now I am going to write some verbs, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ verbs की, for example, play, plays, ठीक है। sleep, sleeps, okay। eat, eats, dance, dances। बच्चों जरा ध्यान दो, दिस इज समथिंग दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ ऑल्सो, एंड प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। अब जैसे एक हम वर्ड लेते हैं डू एंड डज। अब मुझे बताओ, ही डू हिज होमवर्क बोलेंगे या ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम आएगा? बताओ, ही डू हिज होमवर्क ऑन टाइम होना चाहिए या ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम आना चाहिए? बताओ, इसके साथ आप क्या मैच करोगे, डू या डज? अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है, ही से ही डू हिज होमवर्क ऑन टाइम या ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स क्या आना चाहिए, ही डू या ही डज? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, ही डू हिज होमवर्क ऑन टाइम या फिर ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम? डज आएगा ना किंशु? यस बेटा। हम जब देखो, हम जब डू और डज यूज करते हैं ना, जो डज है, जिसको नहीं पता प्लीज पे अटेंशन एंड राइट दिस, डज इज सिंगुलर एंड डू इज प्लूरल, ओके। तो जो डज है ना, डज सिंगुलर है, यस डज सिंगुलर है एंड डू प्लूरल है। हम डू कहाँ यूज करेंगे? हम डू यूज करेंगे वी के साथ, वी डू आवर होमवर्क ऑन टाइम, ओके। दे डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, वैष्णवी एंड नंदिता डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। लेकिन अगर मैं ही, शी या किसी भी एक वर्ड के साथ, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ इसको यूज करूंगी, वहां पे आई विल हैव टू यूज डज, ओके। ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, she does her homework on time, वैष्णवी does her homework on time, रचित does his homework on time, ठीक है। लेकिन अगर रचित के साथ अरमान भी आ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी, रचित एंड अरमान
डू देयर होमवर्क ऑन टाइम। प्लीज बच्चों इस चीज में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। जब हम डू और डज, व्हेन आई हैव गॉट दीज टू वर्ब्स, ऑलवेज रिमेंबर डू मीन्स प्लूरल, दिस इज प्लूरल, एंड डज इज सिंगुलर, डज इज सिंगुलर। ओके, जब मैं प्ले और प्लेज लेती हूं, आई होप ये सबको ध्यान होगा, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू प्ले इज सिंगुलर। वर्ब्स में जब हम एस या एस लगाते थे, जब वर्ब्स में व्हेन वी सॉरी इन वर्ब्स व्हेन आई यूज एस एंड एस, दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर। Okay, this is singular, and without s or es this is plural. Okay, अब we play daily in the evening, they play in the evening daily. ठीक है, वैष्णवी एंड नंदिता play, वैष्णवी एंड नंदिता sleep, वैष्णवी एंड नंदिता eat. बट अगर मैं ही, शी, राम, सीता के साथ यूज करूंगी तो वहां पे आई विल हैव टू यूज विद एस और ई एस. ओके, ही प्लेज इन द गार्डन, शी स्लीप्स अ लॉट, सीता ईट्स टू मच, Ram dances very well, whatever. ठीक है, तो the only thing is that you need to know is कि whenever I'm using a singular subject, ठीक है, जब हम singular subject use करते हैं, singular subject के साथ हमें verb के साथ हमेशा s या es we have to use. Okay, so whenever I have singular subject, first with singular subject I will be using s or es with the verb, and when I am using a plural subject, these are my plural subjects. ठीक है, plural subject के साथ में I will not use s or es with my verb, as simple as this. Okay, now coming to the previous page. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वापस बताओ, oil and water do not mix together आएगा या does not mix together आएगा? Now I want each of you to give me the answer. Please answer me this one. Oil and water do not mix together या फिर oil and water does not mix together. Please give me the answer now. I want all of you to give me the answer. Even if you know, please write it once again. Oil and water, and write the complete statement. Oil and water do not mix together या oil and water does not mix together. I want you to write the complete statement. I want you to write the complete sentence. Please write, and I want the answer from all of you. Because this is something that I told you last time also, and again you all are going wrong with this thing. That means कहीं ना कहीं पे confusion है. Until the things are not clear, I will not move. Yes. Yes, now you all are giving me correct answer. तो पहले क्या हो गया था, पहले क्यों गलत आंसर दे रहे थे? सिंपल सी बात है ना बच्चों, जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है, जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग टू सब्जेक्ट्स यूजिंग एंड, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. प्लूरल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्लूरल का मतलब ये होता है कि जब भी हम यूज कर रहे हैं कोई भी वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, दैट इज प्लूरल वर्ब. तो जब भी whenever oil and water do not mix together, yes, oil and water do not mix together. Yes, now you all are giving me correct answers. Krishna, Shantanu, Arendra, Arunesh, Prakyat, now you all have given me the correct answers. ठीक है, I hope no confusion with this one. Okay, next time when I ask you this, I don't expect wrong answer from any one of you. All right, so moving on, this was the first rule that we did. अभी हम खाली रिविजन कर रहे हैं, मैंने अभी आज तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया. ठीक है, this is all the revision only. Okay, moving on to the next one. Okay, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी. अगेन जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रूल दैट वी हैव डन इज दिस इज सब्जेक्ट 1 joined with and सब्जेक्ट 2, वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. ठीक है, this is your first rule that we already did in the last class. Now I am moving to the second rule, which is again very important. The second rule says again one subject and two subjects joined with and. ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे. सब्जेक्ट 1, दिस इज माई सब्जेक्ट 1, ज्वाइन किया एंड से सब्जेक्ट 2 के साथ. बट अगर इनमें से किसी एक के आगे द या फिर कोई प्रोनाउन लगाए, ठीक है, अगर पहले के आगे कोई भी आर्टिकल या प्रोनाउन यूज हो रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई होप यू रिमेंबर दिस रूल एज वेल, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. ठीक है, व्हेन आई से द producer and director, and on the contrary when I say the producer and the director, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आई होप ये आप सबको याद होगा. ये जो अभी मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, एक फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव रिटन द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, and in the second sentence I have written the producer and the director. What is the difference between these two sentences? Who will tell me? So when I say the producer and director, and when I say the producer and the director, दोनों में जो difference है वो ये है, जब मैं एक बार आर्टिकल लगाती हूँ, I'm so sorry, जब मैं एक बार आर्टिकल या प्रोनाउन यूज करती हूँ, दैट मीन्स
I am using, that means these two person और thing are same. ओके ध्यान दो, एक बार आर्टिकल यूज करा, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लोग या ये दोनों चीजें एक ही हैं. ओके अकॉर्डिंगली आगे जाके मेरा वर्ब सिंगुलर होगा. ठीक है, अभी मैंने एक बार लगाया है, दैट मीन्स बोथ आर सेम. सो आगे जाके मेरा जो वर्ब होगा दैट्स गोइंग टू बी सिंगुलर. ओके वर्ब विल बी सिंगुलर ऑलवेज. बट व्हेन आई यूज द आर्टिकल और प्रोनाउन ट्वाइस, that means there are two different people, one is producer and one is director, and in this case आगे जाके जो मेरा verb होगा that's going to be plural. ठीक है, अगर इन्हीं sentences को मुझे आगे मेरे को continue करना है तो क्या होगा, the producer and director has arrived, and on the contrary दूसरा sentence क्या होगा, the producer and the director have arrived. दोनों में difference समझ आया. First वाले में I will use has, and in the second one I will use have. The producer and director has arrived and the producer and the director have arrived. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ आया. and this rule holds good for things as well. जब मैं things की बात करती हूँ, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था, for example when I say the blue and red pencil, similarly when I say the blue and the red, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा pencils. ओके बिकॉज दूसरे वाले सेंटेंस में आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पेंसिल्स. ठीक है, तो आई होप ये रूल सबको याद है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन. सिर्फ आपको तो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा रही हूँ. ठीक है, व्हेन आई यूज article or pronoun with both these subjects, that means these two are two different things or two different people, and hence the verb will be plural. And when I use the article or the pronoun only with the first one, that means I am talking about the same person or the same thing. ठीक है, that means जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो दोनों सेम पर्सन या सेम चीज है, then accordingly आगे जाके जो मेरा verb होगा वो सिंगुलर रहेगा. ठीक है, ये वाला रूल सबको याद है, सबको अब याद आ गया. I'm sure because since I did not take the last class last week, you didn't had English class, that's why I think ये सारी चीजें सब ना सबके दिमाग से वॉश आउट हो गई हैं, है ना. I think that is the reason, and तुम लोगों ने किसी ने भी रिविजन नहीं किया है, I'm sure, है ना. None of you have done the revision, and that is the reason why things have been flushed out from your brains, है ना. Tell me कितने लोगों ने रिवाइज किया था, because I'm really disappointed to see कि कितने सारे लोगों ने आज मुझे गलत आंसर दिया, oil and water does not mix together. How many of you did the revision? Tell me. आई एम श्योर किसी ने भी नहीं किया था. ठीक है, बिकॉज अगर रिविजन किया होता तो फिर मैं ये वाला आंसर एक्सपेक्ट नहीं करती. एनीवेज नाउ इट इज क्लियर. दो रूल जो अभी मैंने बताए हैं वो दोनों क्लियर हो गए. पहला रूल ये था, जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं वर्ब हमेशा प्लूरल होता है. फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर एंड नर्स वर्क इन द सेम हॉस्पिटल, हम वर्क्स नहीं यूज करेंगे. दूसरा रूल मैंने बताया है, अगर मैं दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रही हूँ एंड से, यू हैव टू टेक अ नोट कि वेदर द आर्टिकल और द प्रोनाउन इज यूज्ड वंस or with both the subject. If the article or pronoun is used once, that is with the first subject, that indicates that both the things or both the persons are one, and accordingly you will use a singular verb. ठीक है, and if you are using different article and different pronoun with each subject, that means both the things or both the persons are two different things or two different person, and then accordingly you will take a plural verb. ठीक है, ये दो चीजें समझ आ गई. इसके बाद हमने कुछ रूल्स किए थे, आई होप यू रिमेंबर, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वाले. कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है नीदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड, जब हम इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसमें आते हैं नीदर नॉर हो गया आपका, ईदर और, बोथ एंड. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर. ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं. ठीक है, एंड ये जो कंजंक्शंस होते हैं ना, जब हम इनको सेंटेंस में एक पेयर में यूज करते हैं, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में हम इसको देखेंगे. ठीक है, तो 3 कैटेगरीज क्या है, आई विल सी इट लाइक दिस. द फर्स्ट 3 कैटेगरीज बोले, 3 कंडीशंस हम बोल लेते हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन इज using this when you are joining two singular subjects.
ठीक है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन यू आर ज्वाइनिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं यूजिंग ईदर और नीदर नॉर, उस केस में जो हमारा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एनी टू नेम्स, फॉर एग्जाम्पल आई विल से प्रख्यात एंड अरुणेश, ठीक है। सो इफ आई से ईदर प्रख्यात और अरुणेश, ठीक है। बताओ, इधर प्रख्यात और अरुणेश हैज डन दिस या हैव डन दिस? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, इधर प्रख्यात और अरुणेश हैज डन दिस होना चाहिए या हैव डन दिस होना चाहिए? द फर्स्ट कंडीशन सेज व्हेन यू जॉइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिए हैं। द फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्रख्यात, दिस इज माई सब्जेक्ट 1 एंड द सेकेंड इज अरुणेश विच इज माई सब्जेक्ट 2, ठीक है। इनको मैंने किससे ज्वाइन करा? इनको मैंने ज्वाइन करा ईदर और से, ठीक है। सो व्हेन आई ज्वाइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूजिंग ईदर और, किंशु बेटा आज दिमाग कहाँ है आपका? कृष्णा, किंशु, कृष्णा, अरुणेश, ओके, ठीक है। और मुझे आंसर्स दो, देन आई विल टेल यू। किंशु, कृष्णा, अरुणेश, मुझे तीन लोगों ने आंसर दिया। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स इधर प्रख्यात और अरुणेश हैज डन दिस या हैव डन दिस। बेटा चलो इसको समझते हैं पहले कि इधर और का मतलब क्या होता है। इधर और का मतलब होता है या तो प्रख्यात ने या अरुणेश ने, इन दोनों में से किसी एक ने ना, दोनों ने नहीं करा है, इन दोनों में से किसी एक ने। इधर और का मतलब क्या होता है? यस आनंदिता, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उससे पहले वैष्णवी हैज आल्सो गिवन मी द करेक्ट आंसर एंड उससे पहले किंशु, कृष्णा, अरुणेश एंड रचित एंड प्रख्यात। बेटा समझो अब इस चीज को, दोबारा से अच्छे से समझो, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट, बट दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड से कनेक्ट कर रही हूं, अगर मैं कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कोरिलेटिव कंजंक्शन से कनेक्ट कर रही हूं, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इधर प्रख्यात और अरुणेश, ठीक है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रख्यात एंड अरुणेश। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट से मैं अपने वर्ब, अपने सब्जेक्ट को मैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को मैं इधर और से कनेक्ट कर रही हूँ, द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर ना। एंड हैज और हैव में से सिंगुलर क्या होता है? यस नेहा, यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर बेटा। हैज और हैव में से सिंगुलर क्या होता है? आई एम श्योर बच्चों मुझे आपको ये बताने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए कि हैज और हैव में से सिंगुलर क्या होता है। हैज इज सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब मैं बोल रही हूं कि या तो अरुणेश ने या प्रख्यात ने ये काम किया है, तो वहां पे जो मेरा वर्ब है दैट हैज टू बी सिंगुलर। एंड व्हेन आई से दैट माय वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, आई विल यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव। हैव थोड़ी यूज करेंगे बेटा, हैव तो प्लूरल वर्ब होता है ना, हम हैज यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। यस, अब मुझे ऊपर वाले सारे जरा बताइए, प्रख्यात, रचित, अरुणेश, कृष्णा। अब आपको समझ आया? देखो बच्चों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमें लेने हैं, ठीक है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं ईदर और या नीदर नॉर के साथ, ठीक है, तो जो मेरा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोग मेरे को एक जरा सेंटेंस बना के बताओ। यूज ईदर और एंड कनेक्ट टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड मेक अ सेंटेंस। चलो लेट मी सी, आई एम वेटिंग फॉर एनी 2 or 3 सेंटेंसेस विच आई गेट एंड देन आई विल बी टेकिंग दैट, ठीक है। प्रख्यात आप समझ आए? प्रख्यात बेटा एक सेंटेंस बनाओ था, ताकि मुझे समझ आए कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रख्यात, रचित, ट्राई मेकिंग अ सेंटेंस। उस सेंटेंस में आपको इधर और यूज करना है, इधर और से आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करोगे एंड देन यू हैव टू सी कि जो वर्ब है वो क्या होगा। वर्ब आपका सिंगुलर आ रहा है कि प्लूरल आ रहा है? जस्ट लेट मी नो। आई एम वेटिंग फॉर योर सेंटेंसेस। आई नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू आर कंस्ट्रक्टिंग सो दैट आई नो दैट व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट और नॉट. Because this is something I explained to you very nicely in the last to last class and still I am getting the wrong answers. That means somewhere something is wrong. मतलब कहीं ना कुछ चीज आपको समझ नहीं आई है. That's why you are giving me the wrong answers, है ना. तो पहला रूल जो था वो अब समझ आ गया. अब now we have moved to either or. ठीक है, either or, neither nor. जब हम इनको यूज करते हैं दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, आपको ये देखना है. देखो तीन जो कंडीशंस होती है ना, पहले लेट मी टॉक अबाउट द थ्री कंडीशंस. द थ्री कंडीशंस आर, ठीक है, वो तीन कंडीशंस क्या है. चलो पहले हम कंडीशंस के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज, द फर्स्ट कंडीशन इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स.
This is your first condition. All right. The second condition is one singular and one plural subject. Second condition में एक singular होगा, दूसरा plural होगा. And the third condition is two plural subjects. ठीक है? These are your three conditions. The first condition is two singular subjects. The second condition is one singular and one plural. And the third condition is both the subjects are plural. ठीक है? I've got one sentence. Either Ram or Sham has done this. Very smart किंशु, बस तुमने नाम चेंज करके दो अलग नाम वहां पे डाल दिए. चलो ठीक है, बट प्लीज तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि आपने यहाँ पे हैज लगाया, हैव नहीं लगाया. ठीक है? तो पहला कंडीशन देखते हैं जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है? सो व्हेन यू हैव टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रही हूं इधर और से या फिर नीदर नॉर से. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल नीदर नॉर लेते हैं. ठीक है? नीदर जस्ट अ मिनट टू singular subjects. Okay, all right, so this is your 1 2 and 3 conditions. ठीक है? अब पहली कंडीशन का एक सेंटेंस लेते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल neither German nor French अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो बच्चों और मुझे बताओ क्या होना चाहिए. नीदर जर्मन नॉर फ्रेंच इज इजी टू लर्न या आर इजी टू लर्न. अब मुझे ध्यान से देखो. आई थिंक प्रॉब्लली व्हाई यू ऑल आर गेटिंग रॉन्ग इज आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब्जेक्ट्स कितने हैं. यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक हो गया फ्रेंच, एक हो गया जर्मन. बट आप ये देखो कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं. ना जर्मन ना फ्रेंच, या जर्मन या फ्रेंच, दोनों में देयर इज अ डिफरेंस. इधर आई से व्हेन आई से नीदर जर्मन नॉर फ्रेंच, इसका मतलब ना तो जर्मन और ना फ्रेंच. व्हेन आई से ईदर जर्मन और फ्रेंच, दैट मींस या जर्मन या फ्रेंच. दोनों में डिफरेंस देखो. सो व्हेन आई से नीदर जर्मन नॉर फ्रेंच इज इजी टू लर्न होना चाहिए या आर इजी टू लर्न होना चाहिए. चलो जल्दी से मुझे बताओ. आई हैव गॉट सम आंसर्स. यस, कुछ आंसर्स आ गए हैं. चलो अब तो सुब्रत का करेक्ट आंसर आ गया, मतलब अब समझ आ गया. सुब्रत, रचित, किंशु, वैष्णवी एंड नंदिता, यू ऑल हैव गिवन मी करेक्ट आंसर्स. ठीक है? तो बच्चों अब समझ आया. जर्मन एंड फ्रेंच, दिस इज माई सब्जेक्ट 1, दिस इज माई सब्जेक्ट 2. सिंगुलर है दोनों. ठीक है? तो जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं इधर और से नीदर नॉर से, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर. ठीक है? अब मूव कर रहे हैं हम दूसरे कैटेगरी में या दूसरे कंडीशन में जहां पे एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है. ठीक है? लेट अस से फॉर एग्जांपल नीदर, आई विल से नंदिता nor her friends. Okay, tell me. Neither Nandita nor her friends is coming to the party या are coming to the party. अब ये जो मेरी सेकंड कंडीशन है ना, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो. जो सेकंड कंडीशन है वहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है मेरा, दिस इज माई फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर. सब्जेक्ट 1 इज सिंगुलर एंड द सेकंड सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एस यूज करा है. दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन फ्रेंड. So this is my subject 2 which is plural. So subject 1 is singular and subject 2 is plural. Okay. So when I have two subjects, okay, one is singular and one is plural. Again मैंने किससे उसको join करा है, मैंने use join किया उसको either neither nor से. ठीक है? So when I have two subjects, one is singular and one is plural. Okay. आपको ये देखना है कि जब हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब ऑलवेज रिलेट्स टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे और अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे. अब इस केस में जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी विल गो विद आर एंड आर इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है? तो बच्चों ये जो सेकंड वाला जो कंडीशन है ना, यहाँ पे हम एक रूल नहीं बना सकते कि वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. अगर मैं सेंटेंस को उल्टा कर दूं, दो लिखने का जो प्रॉपर तरीका है ना, दैट इज दिस. हमें हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले रखना है, प्लूरल को बाद में रखना है, एंड इन दैट केस द वर्ब विल बी प्लूरल. बट
जनरली अगर कभी ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाता है जहां पे हम इधर और नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, प्लूरल पहले आ गया है, सिंगुलर बाद में, तो वहां पे आपका वर्ब सिंगुलर होगा। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, नीदर नंदिता's फ्रेंड्स नॉर नंदिता इज कमिंग फॉर द पार्टी, वहां पे इज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया सबको? अगर समझ आ गया तो एक बार यस मैम बोल दो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर यहां तक समझ आ गया है, जस्ट राइट यस मैम सो दैट आई कैन मूव ऑन। आई एम वेटिंग फॉर योर यस मैम। ओके, किंशु ने बता दिया। ओके, ऑल राइट, चलो आई गॉट अ यस मैम फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। दोबारा बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगी, ध्यान रख लो अच्छे से। ठीक है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूजिंग either or, neither nor, both and, any correlative conjunction, the verb is always singular. If one is singular and the other is plural, if I have one singular subject and one plural subject, again joined using neither nor, either or, both and, the verb always relates to the nearest subject. The verb always relates to the nearest subject. All right, and now moving to the third condition, when I have both the subjects are plural. ठीक है, for example, if I say either my friends or your friends, ठीक है, either my friends or your friends। अब आप ध्यान से देखोगे, my friends, when I say my friends and your friends, subject 1 plural, subject 2 again plural। okay, so either my friends or your friends। चलो सेंटेंस को कंप्लीट करो जरा, complete this sentence in your own words and I want different sentences। ठीक है, complete this sentence, आगे जो verb हम use करेंगे, complete this sentence। okay, I'm waiting for your answers in the chat box। you have to complete this sentence, either my friends or your friends, कुछ भी करके इसको complete करो। प्लीज हैज डन दिस या हैव डन दिस मत लिखना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस बनाओ। लेट मी सी हु गिव्स मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस, ईदर माय फ्रेंड्स और योर फ्रेंड्स। गिव मी वन इंटरेस्टिंग सेंटेंस, चलो जल्दी से सोचो, पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन, गिव मी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। आई एम वेटिंग, लेट मी सी हु गिव्स मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस ऑन दिस, ईदर माय फ्रेंड्स और योर फ्रेंड्स। चलो जल्दी से। आर कमिंग टू स्कूल, ओके, गुड किंशु। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट ध्यान रखना है कि हम इज कमिंग टू स्कूल नहीं बोलेंगे, हम आर कमिंग टू स्कूल बोलेंगे। गुड किंशु। सो इधर माय फ्रेंड्स और योर फ्रेंड्स आर कमिंग टू स्कूल। ऑलराइट, लेट मी wait for some more sentences from someone else also. So only Kinshu has given me a sentence till now. As of now, I am waiting for some more sentences from all of you. Come on quickly. Either my friends or your friends. चलो बच्चों जल्दी से इसको complete करो ना. It shouldn't take you so long. जल्दी से इसको complete करो. कुछ भी लिखो आगे. Either my friends or your friends. क्या होगा आगे? Come on. Okay, either my friends or your friends were there. Good. Okay, so Subrat says either my friends or your friends were there. ठीक है, हम was नहीं लगाएंगे, हम were लगाएंगे। किंशु ने हम बोला are coming to school, is नहीं लगाया, हमने are लगाया। ठीक है, all right. Okay, Prakhya has also given me one sentence. Either my friends or your friends are going to the museum. All right, are going to visit the museum. All right. एनीथिंग, सो हम आर यूज करेंगे, हम इज यूज नहीं करेंगे। सो आई थिंक नाउ ये 3 रूल आप सबको क्लियर हो गए हैं। मैं एक बार दोबारा से इसको सम अप कर देती हूँ। ओके, एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो आई वांट यू ऑल टू बी रियली, मतलब दिस थिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आपसे कोई नींद में भी पूछता है ना 2+2 क्या होता है, तो नींद में भी क्या बोलोगे? 4 बोलोगे। दिमाग में से क्या 4 ही निकलता है ना, बिना सोचे समझे 4 निकलता है। सिमिलरली वेन एवर दिस थिंग इज आस्क्ड, ऑल मतलब इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि नीदर नॉर से अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब सिंगुलर होगा। नीदर नॉर से अगर एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, तो वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द नियरेस्ट वन। एंड अगर नीदर नॉर से दोनों प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो दीज वर योर 3 कंडीशंस, दीज वर योर 3 रूल्स। सबको समझ आ गया? शो मी अ थम्स अप और राइट यस मैम। नहीं समझ आया पूछ लो अभी, देन आई विल मूव ऑन। अगर सबको समझ आ गया, जस्ट शो मी अ थम्स अप। I want a confirmation from all of you before I move on, because this is something really important
And believe me, every competitive exam has 1 or 2 questions based on this concept. Okay, so I want you to be completely, sure about this thing, and then I will move on. क्लियर 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 ओके यस मैम यस मैम यस मैम चलो ठीक है सबका यस मैम आ गया देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट रूल ठीक है अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो ये है अभी तक हमने ये देखा कि जब एक हमने ऐसी कंडीशन देखी जिसमें वर्ब हमेशा रिलेट करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट से ठीक है एक कंडीशन हमने देखी जिसमें वर्ब रिलेट करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट से ठीक है नाउ डू यू नो ऐसी कोई कंडीशन जहां पे वर्ब हमेशा रिलेट करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से Can you tell me any such condition? This is my subject 1, this is my subject 2, ठीक है हमने एक कंडीशन ऐसी पढ़ी है वो कंडीशन ये है कि अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल एंड इफ इट इज जॉइंड यूजिंग ईदर और नीदर नॉर देन द वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट दैट इज द सेकेंड सब्जेक्ट ठीक है नाउ आई एम आस्किंग यू दैट देयर इज वन मोर condition where the verb always relates to the first subject where the verb always relates to the first subject do you know any such condition जहां पे verb हमेशा first subject से relate करेगा बताओ anyone ओके आई एम राइटिंग अ सेंटेंस थोड़ा सोच समझ के बताना कि इसमें क्या आएगा ठीक है ओके टेल मी students as well as the teacher is playing in the field होगा या are playing in the field होगा let me see who gives me the correct answer students as well as teacher students as well as the teacher is playing in the field या are playing in the field okay Kinshu says are Arunesh says are What about the other students? Prakhyat also says are. अच्छा, can you tell me कि हम are क्यों लेंगे यहाँ पे हम is क्यों नहीं लेंगे? Okay, all of you are saying are क्योंकि अभी मैंने पहले पूछ लिया था ना कि ऐसी भी एक कंडीशन होती है जहाँ पे वर्ब हमेशा रिलेट करता है फर्स्ट सब्जेक्ट से और इतने तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो कि फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स है ये है प्लूरल तो यहाँ पे डेफिनेटली हम आर लेंगे बिकॉज माई फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल ठीक है शांतनु को गलत आंसर है बेटा अभी मैं समझा रही हूँ वाई दिस आंसर इज रॉन्ग ओके सो व्हेन आई से स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज प्लेइंग इन द फील्ड तो अब यहाँ पे हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है ठीक है पहले हम देखेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स में बोथ आर सिंगुलर बोथ आर प्लूरल और वन इज सिंगुलर वन इज प्लूरल सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल द सेकेंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर ओके नेक्स्ट चीज जो होती है ना बच्चों जब भी हमें वर्ब को डिफाइन करना होता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा यू ऑलवेज हैव टू चेक कि ये 2 सब्जेक्ट को ज्वाइन किससे किया है क्या ये एंड से ज्वाइंट है अगर एंड से ज्वाइन है तो हमेशा प्लूरल होगा क्या ये और से ज्वाइंट है ठीक है और से ज्वाइंट है तो हमेशा वो सिंगुलर होगा क्या वो ईदर और से ज्वाइंट है अगर ईदर और से 2 सिंगुलर ज्वाइंट है तो वो सिंगुलर होगा 2 प्लूरल ज्वाइंट है तो वो प्लूरल होगा 1 सिंगुलर एंड 1 प्लूरल मीन्स इट विल रिलेट टू द नियरेस्ट वन उसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं वो कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो अब वो लिख लो द फर्स्ट इज एज वेल एज along with together with बच्चों पहले ये वाले सारे वर्ड्स लिख लो एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू ठीक है with all in addition to like unlike except okay
ओके, पहले इन सारे वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिए. The words are as well as, along with, together, together with all, in addition to, like, unlike, except, nothing but. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये वाले सारे वर्ड्स, दे आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स, दे आर कैटेगरी, यू नो, all the words fall in same category. कैसे? as well as, with all, along with, together, together with, in addition to, इन सबका मतलब है एक के साथ बाकी के. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा सेंटेंस में बोलती हूँ, दूल्हा, हिंदी में बता रही हूँ, उसका बताना क्या होगा. दूल्हा बारात के साथ आ गया है बोलेंगे कि आ गए हैं बोलेंगे? बताओ, दूल्हा बारात के साथ आ गया है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है या आ गए हैं? बताओ, विच वन डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट? दूल्हा बारात के साथ आ गया है या दूल्हा बारात के साथ आ गए हैं? आप अगर आप ध्यान से देखोगे सेंटेंस में, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ना, दैट इज वन दूल्हा. वन क्या बोलते हैं दूल्हे को इंग्लिश में? बताओ, हु विल टेल मी? आ गया, एग्जैक्टली. दूल्हे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे ग्रूम. द ग्रूम, उसमें हम कुछ भी बोलते हैं. द ग्रूम एज वेल एज द बारात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बारात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे बारात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू कॉल बारात इन इंग्लिश? दूल्हा बारात के साथ आ गया है. ओके, सो द ग्रूम एज वेल एज द प्रोसेशन हैज अराइव्ड. ठीक है. द ग्रूम along with the procession has arrived. The groom together with the procession has arrived. The groom the groom with the procession has arrived. The groom in addition to the procession has arrived. Yes. ठीक है. अब जरा ध्यान से देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं जिनको मैंने सर्कल में डाला है, ये सारे वो वर्ड्स हैं विच मीन्स इसके साथ बाकी लोग. ठीक है. अब ग्रूम हमारा एक है, नो मैटर उसके साथ बारात में 10 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो ग्रूम ही है. ओके, जब मैं इनसे अपने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करूंगी, द वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ध्यान रखना इसको, द वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है. मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है द ग्रूम. द ग्रूम इज वन सिंगुलर. ठीक है. सो द ग्रूम से जब मैंने रिलेट करा ग्रूम के साथ में जितने भी लोग हैं बारात में, अब मैंने उसको किससे ज्वाइन करा? एज वेल एज से ज्वाइन करा. ठीक है. टुगेदर से कर लिया, टुगेदर विद से कर लिया, विद ऑल से कर लिया, अलॉन्ग विद से कर लिया. जब मैं इन सारे वर्ड से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करती हूँ, वहां पे यू हैव टू टेक केयर दैट द वर्ब इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, कमिंग बैक टू द सेंटेंस, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर. ठीक है. माई फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर. मैंने दोनों को किससे जोड़ा? मैंने एज वेल एज से जोड़ा. ठीक है. जब मैं दो सब्जेक्ट्स ले रही हूँ और एज वेल एज से जोड़ रही हूँ, तो वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, दैट्स व्हाई आई विल टेक आर हियर. ठीक है. सिंस माई फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल, आई विल गो विद आर हियर. ठीक है. ये रूल लिख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. प्लीज नोट डाउन दिस रूल एंड देन आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. ओके, प्लीज राइट. When two subjects are joined using the following words. ठीक है. using the following words, जिसमें आप ये सारी चीजें लिखोगे. When two subjects are joined, अच्छा यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, दोनों सिंगुलर हो सकते हैं, दोनों प्लूरल हो सकते हैं, या एक सिंगुलर एक प्लूरल, कुछ भी हो सकता है. You only have to relate to the first subject. अगर मैं दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रही हूँ एज वेल एज से, टुगेदर विद से, विद से, या फिर इन एडिशन टू से, अगर मैं अपने दो सब्जेक्ट्स को इनसे ज्वाइन कर रही हूँ, देन द वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, माई वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ऑलराइट. So when I join two different subjects using any of these words, the verb will always relate to the first subject, irrespective of this whether both the subjects are singular, both the subjects are plural, or one is singular or one is plural, anything, कुछ भी चलेगा. ठीक है. मेरे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा जो verb होगा वो relate करेगा first subject से, as simple as that. Is that clear to all of you? Please note down, when two subjects are joined using these words, okay, ये सारे words आप लिख लोगे. When two subjects are joined using the following words, उसमें आप लिखोगे as well as, with all, along with, together, in addition to, like, unlike, except, nothing but, whatever. So whenever two subjects are joined using these words, the verb will always relate to the first subject. Simple. The verb will always relate to the first subject. Okay. So when you are joining two different subjects, okay,
using these words, using any of the words written on board, the verb will always relate to the first subject. ठीक है? ओके, अब इसी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन? इफ यू ऑल हैव नोटेड दिस, कैन आई मूव ऑन? ये सबने लिख लिया ना? एज वेल एज, विद ऑल, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक एंड लाइक, एक्सेप्ट, नथिंग बट. अगर ये सब लोगों के लिए लिख लिया है तो मैं आगे मूव करती हूँ. आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स विद दिस. ठीक है, ऑल राइट. This is your first sentence. I want you to read the sentence carefully and write the answers in the chat box. आपको आंसर में सिर्फ 1 लिखना है. 1 के अगेंस्ट आपको हैज या हैव लिखना है. ठीक है? Just write 1 and write the correct answer. Okay, I'll give you one more. I'll give you 2 more rather. All right, I want 5 answers from all of you. Okay, I'm giving you 5 minutes. आप अच्छे से इन पांचों sentences को read करो and give me the answers. You just have to, you need not write the complete sentence. You can just write 1 and the correct answer. 1 के against आप खाली has या have लिख दो. 2 में 2 के अगेंस्ट आप खाली हैज या हैव लिख दो. ठीक है, आप 3 के अगेंस्ट खाली इज या आर लिख दो. आई जस्ट वांट दैट. चलो जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दो. आई होप यू कैन सी. मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ. आई होप नाउ यू कैन सी. चलो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. जस्ट गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस. ओके, अच्छे से इन सारे सेंटेंसेस को देखो एंड टेल मी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए. Okay, I've started getting some answers. Kinshu has given me some answers. Vaishnavi has given me. Subrat has given me. I'll wait for another 1 minute for some more answers from other students and then I will discuss.
Half a minute more to go and then I'll discuss the answers. All right, let's discuss the answers now. ओके मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग सब अपने अपने आंसर्स को चेक करोगे एंड देन आई वांट द स्कोर फ्रॉम यू ऑल कि आपने मुझे क्या स्कोर दिया है, 5 में से किसके क्या स्कोर आया, दैट यू विल गिव मी, ठीक है. सो आई एम नॉट सीइंग योर आंसर्स, यू ऑल हैव गिवन मी योर आंसर्स, दैट्स गुड, बट नाउ आई एम डिस्कसिंग ऑल द आंसर्स, जस्ट गिव मी द स्कोर, हाउ मच यू हैव स्कोर, ठीक है. द फर्स्ट इज द कमांडर विद ऑल हिज मेन हैज बीन किल्ड या हैव बीन किल्ड. तो बच्चों देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको दो चीजें सबसे पहले देखनी है. आपको देखनी है कि दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, वट एवर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो ज्वाइन किससे हुआ है, ठीक है. अब मेरा पहला सब्जेक्ट है द कमांडर विच इज सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट है मेन विच इज प्लूरल. अब मुझे देखना है ज्वाइन किससे हुआ है, ये हुआ है विद ऑल से. तो विद ऑल वाला रूल क्या है, जब मैं दो सब्जेक्ट्स को विद ऑल से ज्वाइन करती हूं, द वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, दैट्स व्हाई आई विल टेक हैज. कितने लोगों का हैज सही है, जस्ट गिव योरसेल्फ 1 मार्क. ओके. सेकंड, द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन. मेरा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज द मदर, दिस इज सिंगुलर, एंड नॉट हर चिल्ड्रन, दिस इज सेकंड सब्जेक्ट विच इज प्लूरल. किससे ज्वाइन हुआ है ये, एंड नॉट से. एंड नॉट अगेन आई थिंक मैंने आपको पहले अभी जस्ट सी, एंड नॉट है इसमें क्या नहीं है, इसमें प्लीज एंड नॉट ऐड कर लीजिए. एंड नॉट, प्लीज add and not also here. Okay, I think I missed that. Please add and not also. Okay, चलो coming back, the mother and not her children. and not से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया, तो जब मैं and not से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करती हूँ, the verb will always relate to the first one which is has. The mother and not her children has been arrested. All right, next, everyone except this boy. ठीक है, एवरीवन आपको याद होगा, दिस इज माई सब्जेक्ट. एवरीवन इज अ सब्जेक्ट विच इज ऑलवेज सिंगुलर. वो याद है ना, लास्ट टाइम मैंने बताए थे वो 12 वर्ड्स कौन कौन से थे, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ओके, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग. ये जितने भी वर्ड्स हैं दीज आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर कंटेक्स्ट, ठीक है. सो व्हेन आई से एवरीवन, एक्सेप्ट के साथ मैंने इसको यूज किया है, ठीक है. वापस देखो अपनी स्लाइड में, एक्सेप्ट है यहाँ पे, यस. जब मैं दो सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट के साथ यूज करती हूँ, वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट वन, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने जब यूज किया उसको एक्सेप्ट से, एवरीवन एक्सेप्ट दिस बॉय, एवरीवन इज ऑलवेज सिंगुलर, हेंस आई विल गो विद सिंगुलर. एवरीवन एक्सेप्ट दिस बॉय इज इंटेलिजेंट. नथिंग बट द ट्रूथ डैश इमॉर्टल, ठीक है. वापस से देखो, नथिंग बट, ये आ गया आपका नथिंग बट. नथिंग बट से जब मैं रिलेट करती हूँ कोई भी दो सब्जेक्ट, नथिंग बट द ट्रूथ, यहाँ पे मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है द ट्रूथ विच इज सिंगुलर, हेंस आई विल गो विद सिंगुलर. इज आई, ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है, ठीक है. आई, दिस इज माई फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर, अलॉन्ग विद ही, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर. अब दोनों सिंगुलर है, किससे ज्वाइन करा है, अलॉन्ग विद से ज्वाइन किया, ठीक है. मूव टू द प्रीवियस स्लाइड. अलॉन्ग विद कहाँ है, अलॉन्ग विद, ये अलॉन्ग विद, ठीक है. अलॉन्ग विद से मैंने दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया, ठीक है. अब यहाँ पे देखो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि उनके साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है. आई के साथ हम यूज करेंगे एम, ही के साथ हम यूज करते हैं इज, ठीक है. बट क्योंकि इस वाले सेंटेंस में अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है, तो हमारा वर्ब हमेशा रिलेट करेगा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से. तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा आई, सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई अलॉन्ग विद ही एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. सुनने में शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे आप लोगों को, बट ये सेंटेंस सही है. आई अलॉन्ग विद ही इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन नहीं होगा, आई अलॉन्ग विद ही एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है. अब देखो इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, I and he, मैंने यहाँ पे and से जो जोड़ दिया, तब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा are going out of station. I and he are going out of station. See how the sentence changes
जस्ट विद द कंजंक्शंस दैट आर यूजिंग, ठीक है। अगर मैं along with के साथ जोड़ूंगी तो वर्ब रिलेट करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से, ठीक है। और अगर मैं and के साथ जोड़ूंगी तो वर्ब रिलेट करेगा, वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल। अगर मैं इसी को इधर और से कर दूं, ठीक है, अगर चलो इसी को इधर और से करते हैं, either me or he, देखो बच्चों, यही सेंटेंस में अगर मैंने either me और he, तो अब यहाँ पे हो जाएगा is going out of station। द सेम सेंटेंस यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, वहीं पे दो मेरे लोग हैं, मैं और वो, लेकिन मैंने उसको जब मैं अलग अलग तरह से उसको यूज करती हूँ, हाउ इट चेंजेस। ओके, अब स्टार्टेड गिविंग योर स्कोर 3 on 5। किंशु हैज गॉट 3 on 5, सुब्रत 4 on 5, गुड। प्रख्यात 4 on 5, गुड। शांतनु 3 on 5, अरुणेश 4 on 5, nobody 5 on 5, रचित 3 on 5, कृष्णा 3 on 5, वैष्णवी 4 on 5, गुड। nobody got 5 on 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुडोज टू ऑल दोज हु हैव गॉट 4 on 5 एंड जिसको 3 on 5 मिले हैं, दैट ऑल्सो नॉट बैड, बट आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना। अब आई होप ये वाला रूल सबको समझ आ गया हो, ठीक है। तो द रूल सेज वेन एवर आई ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स, कौन कौन से, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, together, with all, in addition to, like, unlike, except, and not, nothing but। बेटा इन सबको याद कर लेना, ठीक है। अगर मैं कोई भी दो सब्जेक्ट्स को इन वाले वर्ड से जोड़ती हूं तो वर्ब हमेशा रिलेट करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट से कब रिलेट करता है, जब मैं कोई दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रही हूं जिसमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, किसे इधर और नीदर नॉर से, तब वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द सेकेंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट से वो कब रिलेट करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट से अगर इनमें से मैं कोई भी अपने दो सब्जेक्ट को जोड़ रही हूँ, देन द वर्ब विल ऑलवेज रिलेट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू present here in the class? Just say yes ma'am if this rule is clear to each one of you who's sitting here in this class. Just type yes ma'am. Krishna says yes ma'am. Rachit, Vaishnavi, Subrat, all right. Nandita, okay. Arunesh, okay. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और रूल समझाती हूँ। ऑल राइट, ठीक है, ये समझ आ गया। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर, आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। यहाँ पे हमने डू यूज किया, यहाँ पे मैंने आर यूज किया, ये क्लियर है। दिस इज समथिंग दैट आई स्टार्टेड माई क्लास में, ठीक है। वेन एवर आई एम ज्वाइनिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूजिंग एंड, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में भी प्लूरल वर्ब लिया है, मैंने सेकेंड सेंटेंस में भी प्लूरल वर्ब लिया है। नाउ आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेज, आपको मुझे बताना है कि उसमें सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है।
Alright. Okay, बच्चों, I've written few sentences. I told you this rule. The rule was कि जब हम दो subjects को जोड़ते हैं and के साथ, verb हमेशा plural होता है. Fair enough. Now I have written 3 more sentences. Give and take is common in negotiations होना चाहिए या are common in negotiations. The long and short of it is penned down या are penned down. And similarly, really bread and butter is not served in our breakfast या are not served in breakfast at our hotel. सोचो, समझो and then give me the correct answers. You just have to write 1, 2, 3 followed by your answer. Okay? इन दोनों में से is are होगा. अच्छा, तीनों is are वाले हैं. Just write 1 is are, 2 is are, 3 is are. बेटा प्लीज राइट द नंबर ऑल्सो 1, 2, 3 लिखो ताकि मुझे समझ आए. 1 is, 2 is, 3 is. ओके, सुब्रत बोलता है कि सब में is आना चाहिए. वैष्णवी सेज 1 is, सेकंड में आर आएगा एंड थर्ड में is आएगा. ओके, शांतनु इज सेइंग आर, पर आप किसके लिए बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता. किंशु इज सेइंग is, किसके लिए बोल रहे हो बेटा? यू हैव टू राइट द नंबर ऑल्सो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्विकली. किंशु अगेन सेज 1 is, 2 are, 3 is. अच्छा, सब लोगों के आंसर ना सिमिलर आ रहे हैं. पहला सब इज बोल रहे हो, सेकंड आर बोल रहे हो, थर्ड अगेन इज बोल रहे हो. अच्छा, अब जितने लोग आर बोल रहे हो ना, मेरे को एक जरा सवाल का जवाब दे दो. अभी मैंने आपको इतना समझाया कि जितने लोग आर बोल रहे हैं सेकंड वाले के लिए, लेट अस डिस्कस दिस वन. द एक बार यूज हुआ है दो सब्जेक्ट के साथ. द मतलब लॉन्ग के लिए भी यूज हो रहा है, शॉर्ट के लिए भी यूज हो रहा है. इसका मतलब ये दोनों चीज एक ही है ना. द ब्लू एंड रेड पेंसिल, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, द लॉन्ग एंड शॉर्ट. जब मैं दो चीजों के लिए एक बार द यूज कर रही हूँ, इसका मतलब वो दोनों चीज एक ही हैं. देन डेफिनेटली आगे जाके मुझे वर्ब सिंगुलर लेना होगा. अब ये जितने लोगों ने अभी सेकंड के लिए आर बोला है ना, ऑल दोज हु हैव गिवन मी द आंसर आर फॉर द सेकंड वन. अभी मैंने बच्चों इतना समझाया कि जब मैं एक बार द यूज करती हूँ, व्हेन आई यूज द वंस विद 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट मीन्स वो दोनों चीज एक ही हैं, तो आगे जाके वो सिंगुलर ही होगा. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इज देयर एनीवन हु सेज कि तीनों का आंसर इज आना चाहिए? दिस इज दिस इज इन, दिस इज बिकॉज दैट इज द करेक्ट आंसर. इज देयर एनीवन? आई थिंक मैंने किसी का ऊपर देखा था. यस, सुब्रत इज देयर. सो the 3 sentences written here on board, तीनों का आंसर is आना चाहिए. The reason is, though there is a rule that when 2 different subjects are joined using and, the verb is always plural, but अगर वो 2 subjects इतने ज्यादा inseparable हैं, तो वहां पे हम उसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे. ओके, अरुणेश, यू आर स्टिल गिविंग मी आर एज द सेकेंड आंसर. बेटा आर नहीं है, इज होना चाहिए. क्यों होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया. ठीक है. जब हम कोई दो ऐसी चीजों को एंड से जोड़ते हैं जो आपस में बिल्कुल इनसेपरेबल हैं, दोनों चीजें जब एक का काम करती हैं, तो वहां पे भी हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा 2 सेंटेंसेस सुनो जरा. ओके, आई राइट दीज 2 सेंटेंसेस फॉर यू. आई जस्ट राइट यहाँ पे जरा, जस्ट पे अटेंशन. bread and butter. टेल मी, पहले वाले में इज आर आएगा, सेकंड वाले में इज आर में से क्या आएगा? जल्दी से बताओ. ब्रेड एंड बटर इज केप्ट इन द फ्रिज होना चाहिए या आर केप्ट इन द फ्रिज होना चाहिए? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड या आर हिज फेवरेट फूड? मैंने दोनों सेंटेंसेस में ब्रेड बटर यूज किया है. In the first sentence also I have taken 2 subjects, bread and butter, and in the second sentence also I have taken 2 subjects, bread and butter. Now my simple question is कि जो पहला sentence है bread and butter is kept in the fridge होना चाहिए या are kept in the fridge, and in the second sentence bread and butter is his favorite food या are his favorite food? जरा सोच समझ के बताओ. Okay, सुब्रत का आंसर आ गया. and सुब्रत, your answer is correct. Good. अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब मैं सेम सब्जेक्ट्स ले रही हूँ, ऊपर भी मैंने ब्रेड एंड बटर लिया, नीचे भी मैंने ब्रेड एंड बटर लिया,
तो क्यों हम अपने वर्ब को चेंज कर रहे हैं, उस चीज पे जरा ध्यान देखो, ध्यान दो उस चीज पे। जब हम सेम सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो दो सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे ब्रेड और बटर, ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं। यहाँ पे ये दो अलग अलग चीजें हैं, ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, ठीक है। तो जब ब्रेड अलग चीज है और बटर अलग चीज है, जब ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं, दो अलग अलग चीजें, तो वहां पे मैं इनको इंडिविजुअल कंसिडर करूंगी, एंड वहां पे आई विल गो विद द रूल दैट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड यूजिंग एंड, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, एंड दैट इज द रीजन आई विल से ब्रेड एंड बटर आर केप्ट इन द फ्रिज, ओके। बट व्हेन आई से ब्रेड एंड बटर डैश हिज फेवरेट फूड, तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर मिलकर एक चीज के लिए यूज हो रहे हैं, वो एक चीज क्या है, उसका फेवरेट फूड। उसका फेवरेट फूड जो है वो ब्रेड बटर दोनों को मिला के बनता है, खाली ब्रेड या खाली बटर नहीं खाता, वो ब्रेड बटर दोनों को मिला के खाता है, ठीक है, दोनों साथ में खाता है। तो जब वही दो चीज मिलकर एक आइडिया के लिए यूज होते हैं, वहां पे हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। देखो बच्चों, जब मैं ब्रेड बटर को अलग अलग यूज कर रही हूं तो वहां पे वो प्लूरल है, लेकिन जब ब्रेड बटर मिलकर एक आइडिया के लिए यूज हो रहा है तो वहां पे वो सिंगुलर हो गया। समझ आया? सिमिलरली मूविंग टू द प्रीवियस वन, जब भी हम, अब यहाँ पे देखो, रियली ब्रेड एंड बटर इज नॉट सर्व्ड इन ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर मिलके किसके लिए यूज हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर मिलके यूज हो रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। सो व्हेन टू थिंग्स आर इनसेपरेबल, जब वही दो चीजें टोटली इनसेपरेबल हो जाती हैं, उस केस में भी हम जो वर्ब है उसको सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया तो आग बंद करके प्लूरल कर दो। आपको ये भी देखना है कि क्या वो जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो इनसेपरेबल हैं। इफ बोथ द सब्जेक्ट आर इनसेपरेबल, तो वहां पे हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गिव एंड टेक इज कॉमन इन नेगोशिएशंस, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज पेन्ड डाउन, रियली ब्रेड एंड बटर इज नॉट सर्व्ड इन ब्रेकफास्ट एट आवर होटल, ठीक है। समझ आ गया वाला रूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज होगा या मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज होगा, बताओ, टेल मी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सोच समझ के बताओ, मेक आएगा या मेक्स आएगा? Tell me, give me the correct answer. Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise, या makes a man? Yes, Vaishnavi has given me the correct answer. बेटा यहाँ पे भी देखो, हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं। पहला मेरा सब्जेक्ट है अर्ली टू बेड, दूसरा मैंने इसको ज्वाइन किया अर्ली टू राइज से। किससे हमने ज्वाइन करा? एंड से। दिस इज द ज्वाइनर या फिर कंजंक्शन, ठीक है। अब बेटा रचित मेक नहीं होगा बेटा, मेक्स होगा। क्यों होगा वो मैं बता रही हूँ। ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अकेले अकेले इंडिविजुअल स्टैंड नहीं कर रहे हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बोथ आर इनसेपरेबल, दिस इज अ प्रोवर्ब, ठीक है। व्हेन आई यूज टू इंटरकनेक्टेड थिंग, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में, इससे जब हमारा पहले वाला पेज था, गिव एंड टेक इंटरकनेक्टेड है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट इंटरकनेक्टेड है, really bread and butter, इस context में bread and butter are interconnected. So when I'm having two interconnected subjects, okay, I will always take singular verb. अब यहाँ पे भी interconnected है, early to bed and early to rise interconnected है ना। तो जब मैं दो interconnected subjects को लेती हूँ, वहां पे जो मेरा verb आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, एंड हेंस दिस इज माय करेक्ट आंसर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, नॉट मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। रचित बेटा आप समझ आया? रचित, सिंस यू हैड गिवन मी द रॉन्ग आंसर, इज दिस क्लियर नाउ? एंड आई एम श्योर बाकी सारे बच्चों को भी समझ आ गया होगा। All right, so with this we have completed almost all the important rules regarding to subject and verb agreement, ठीक है। अब next class में ना मैं इसकी आपको practice कराऊंगी, because what I feel is कि
ऐसे आप लोगों को समझ आ रहा है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, until and unless this thing comes with the practice, थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ सिंस वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, वी विल बी डूइंग सम इडियम्स नाउ, ठीक है। लास्ट क्लास में भी आई थिंक मैंने आपको कुछ इडियम्स कराए थे, ठीक है। कुछ इडियम्स आज और कराऊंगी, बिकॉज इडियम्स आर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड पढ़ने में भी मजा आता है उनको, है ना। तो कैन यू टेल मी द लास्ट इडियम वेयर वी स्टॉप्ड लास्ट क्लास में, जो हम इडियम्स, कुछ मुझे लास्ट इडियम्स बता दो जो हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था, सो दैट आई कैन गिव यू सम मोर इडियम्स। Just give me one last idiom that we did in the last class. Ma'am, make it singular or make. अच्छा रचित, make is singular or makes is plural. बेटा रचित, make and makes. देखो जरा ध्यान से, किसी भी वर्ड में अगर s या es लगाते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेक सिंगुलर है या मेक्स सिंगुलर है, ठीक है। रचित प्लीज पे अटेंशन, इफ आई यूज एस और es विद एनी वर्ब देन दैट वर्ब इज यूज्ड विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको हम किसी सेंटेंस के साथ यूज करते हैं। ही makes me happy, they make me happy। रचित आप समझ आया बेटा? he makes me happy, they make me happy। तो बेसिकली जब मैं makes यूज कर रही हूं ना, मैंने यहाँ पे SEIS ऐड करा, SEIS ऐड करा, दैट मीन्स आई हैव टू यूज इट विद अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही के साथ यूज कर सकती हूँ, शी के साथ यूज कर सकती हूँ, या कोई भी एक नाम के साथ, ठीक है। रचित मेक्स मी हैप्पी, ही मेक्स मी हैप्पी, शी मेक्स मी हैप्पी, ठीक है। मेक हम किसके साथ यूज करेंगे? यू मेक मी हैप्पी, दे मेक मी हैप्पी, रचित एंड राहुल। अगर दो नाम है तो हम यूज करेंगे मेक। रचित एंड राहुल मेक मी हैप्पी, यू मेक मी हैप्पी, दे मेक मी हैप्पी। रचित मेक्स मी हैप्पी, शी मेक्स मी हैप्पी, ही मेक्स मी हैप्पी, ठीक है। रचित आप समझ आया बेटा? किसी भी वर्ब में अगर हम एस या es लगाते हैं, दैट मीन्स वो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और किसी भी वर्ब में अगर हम एस या es नहीं लगाते, दैट मीन्स वो वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज होगा। कोई भी वर्ब ले लो, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल टीच ले लेते हैं, ठीक है। टीच और टीचेस, ठीक है। रचित ध्यान दो, जब मैं टीचेस यूज करूंगी ना, टीचेस का मतलब है इसको मेरे को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। ही टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश, वंदना मैम टीचेस इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जब मैं टीच यूज करूंगी, टीच का मतलब इसको मेरे को यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि वी टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, वंदना मैम एंड प्रिया मैम टीच इंग्लिश। दोनों में डिफरेंस समझ आया? जब आप खाली वंदना मैम बोल रहे हो तब आप टीचर्स यूज करोगे, लेकिन अगर आप वंदना मैम के साथ किसी और को भी जोड़ रहे हो तो आप वहां पे टीच यूज करोगे। अगर आप ही शी के साथ यूज कर रहे हो तो आप टीचर्स यूज करोगे। अगर आप यू वी दे के साथ यूज कर रहे हो तो आप टीच यूज करोगे। रचित आप समझ आया बेटा? रचित इज इट क्लियर नाउ? गिव मी अ थम्स अप, देन आई विल मूव ऑन टू सम इडियम्स। Okay बेटा, गुड। चलो, द फर्स्ट इडियम फॉर द डे इज टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? लेट मी यूज इट इन अ सेंटेंस। फॉर अ हंग्री मैन, अच्छा चलो दो सिनारियो लो। एक ऐसा कोई इंसान है जिसने पिछले 2 या 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया,
ठीक है, he has not had a single grain of rice or a single piece of bread, anything, 1-2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया. एंड ऑन दी अदर हैंड आप अभी कहीं से बफे खा के आए हो, ठीक है, साया जी से या फिर बारबेक्यू नेशन का बफे खा के आए हो, ठीक है, एंड यू आर फिल्ड टिल हियर, मतलब आपको खाना देखने का भी नहीं मन कर रहा. जब आप पूरा बिल्कुल पेट भर के आपने खाना खाया हुआ, उसके बाद आपके सामने अगर पिज्जा आ जाए या पास्ता आ जाए, आपकी कोई फेवरेट चीज आ जाए, आप खाओगे? आप नहीं खाओगे, बिकॉज यू आर टोटली फिल्ड, ठीक है, आप उसको नहीं खा पाओगे. बट ऑन दी अदर हैंड वो पर्सन जिसने पिछले 2 या 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, अगर उसके सामने सूखी ब्रेड भी आ जाएगी ना, तो वो उसको भी खाएगा. वाई? बिकॉज समवन जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसके लिए वो जो ब्रेड है ना, दैट ब्रेड इज इक्वल टू गोल्ड फॉर हिम. दैट ब्रेड इज वेरी 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 यूजफुल फॉर हिम. दैट ब्रेड, दैट प्लेन ब्रेड, या फिर अगर सिंपल दाल चावल हो या कुछ भी सिंपल सी चीज हो, सूखी रोटी है, सूखी ब्रेड है, दैट विल बी यूजफुल फॉर हिम. उसको उसकी वर्थ पता है, उसको उसकी वैल्यू पता है, बिकॉज उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम. व्हेन आई से टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, दैट मीन्स something that is extremely useful or valuable. Please write the meaning of this idiom. Something that is extremely useful or valuable. Something that is extremely useful or valuable. तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा यूजफुल और वैल्यूएबल होती है, वहां पे हम ये वाला इडियम यूज करते हैं, टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. कैसे इसको यूज करेंगे? फॉर अ हंग्री मैन even a piece of plain bread is worth its weight in gold. So when I say for a hungry man even a piece of bread is worth its weight in gold, that means उसके लिए वो जो सूखी ब्रेड है ना, वो भी बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा गोल्ड के बराबर है उसके लिए वो सिंपल सी ब्रेड भी. ठीक है, द नेक्स्ट इडियम इज to gild the pill. To gild the pill. गिल्ड द पिल का मतलब क्या होता है? अच्छा, गिल्ड का मतलब पहले समझो. गिल्ड का मतलब क्या होता है? गिल्ड का मतलब होता है, गिल्ड टावर्स होते हैं. गिल्ड का मतलब होता है पतली सी लेयर चढ़ाना. ठीक है, किसी भी चीज पे, जैसे कि गोल्ड गिल्ड टावर्स होते हैं ना, तो गिल्ड का मतलब होता है पतली सी लेयर चढ़ाना. पिल का मतलब क्या होता है? कैप्सूल, या पिल मीन्स योर मेडिसिन और कैप्सूल. तो अगर कैप्सूल है और उसके ऊपर आपने पतली सी लेयर चढ़ाई है, तो उसको हम कैसे रिलेट करेंगे? एक सेंटेंस बोल रही हूँ, उसको समझने की कोशिश करो. ऑन वन हैंड ही वॉज इशूड चार्जशीट, and on the other hand the officer gilled the pill by praising his sincere work. मतलब एक तरफ तो आप उसको चार्जशीट इशू कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसके सिंसियर वर्क को सिंसियर वर्क को की तारीफ कर रहे हो. तो गिल्ड द पिल का मतलब समझो, पिल को हमने गिल्ड किया, मतलब एक अनप्लेजेंट चीज है, उसको हम प्लेजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे मान लो कोचिंग जा रहे हो, या स्कूल में आपकी एक्स्ट्रा, अभी तो खैर स्कूल वगैरह कुछ होने नहीं, जस्ट इमेजिन करो कि स्कूल में आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोका गया. ठीक है, अब जब एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोका गया आपको, और आपको सुबह से लेकर शाम तक बिठाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपकी टीचर आपको बोल रही है बेटा बैठ जाओ शाम तक, आई विल गिव यू पिज्जा पार्टी. ठीक है, आप 4-5 घंटे पहले पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप उसको यू जस्ट ट्राइंग टू गिल्ड द पिल कि ठीक है आपको शाम को एक पिज्जा पार्टी मिल जाएगी, तो दिस इज नॉट ट्राइंग टू गिल्ड द पिल. तो गिल्ड द पिल का मतलब क्या होता है? तो make a disagreeable task, you know, less offensive. Please write the meaning. To do something, to make a disagreeable task less offensive. ऐसे कोई चीज करना जिससे कि कोई काम आप less offensive दिखे वो, या कोई अनप्लेजेंट चीज को प्लेजेंट बनाने की कोशिश करना. ठीक है, आप इतनी देर पढ़ा लिया, जबरदस्ती बिठा के पढ़ाया जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन यू नो a very relatable example for this. My son was hospitalized since last 3-4 days. तो उसको injections लग रहे थे. Okay, so when he was getting the injections, so he was crying and he was really into panic and all those things. तो मैंने उसको बोला बेटा जितने injections लग रहे हैं ना उतने gifts मम्मा दिलाएगी. तो मैंने क्या किया, मैंने gild the pill करने की कोशिश करी. Unpleasant experience था injection लगना, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा unpleasant होता है. तो when I told him that you just count the number of injections, और जितने injections तुम्हें लग रहे हैं ना उतने gifts मैं आपको दूंगी. So I tried to gild the pill. जो एक unpleasant चीज है ना उसको थोड़ा सा pleasant करने की कोशिश करी, ये होता है gild the pill. ठीक है, आई होप अब इसका मीनिंग समझ आ गया होगा सबको विद दिस एग्जांपल, बिकॉज दिस वाज क्वाइट रिलेटेबल. टू कवर एन अनप्लेजेंट थिंग विद अ प्लेजेंट वन. ठीक है, जो अनप्लेजेंट चीज है उसको आप प्लेजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बेटा इंजेक्शन लगवा लो, उसके बदले मैं आपको जितने इंजेक्शन उतने गिफ्ट्स मैं आपको दूंगी. ठीक है, ऑलराइट. द नेक्स्ट इज
to mind one's P's and Q's. सिंपल सा इडियम है, whenever you are in front of your seniors or elders, you should always mind your P's and Q's. P's and Q's का मतलब होता है be careful of what you are speaking and be careful how you are behaving. ठीक है, आप जब फ्रेंड्स के बीच में हो तो किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ओए अबे ये सब चलता है. ठीक है, आई हैव सीन मेनी पीपल बड़े कैजुअली बात करते हैं, यार भाई ओए अबे ये सब चलता है. बट when you are in front of your teachers, when you are in front of your parents friends, when you are in front of elders, principal के सामने, teachers के सामने, you cannot use this language. There you have to mind your P's and Q's. तो minding your P's and Q's का मतलब होता है to be very careful about what you are speaking and how you are behaving. Okay, that is the meaning of to mind your P's and Q's. To be very careful of your speech and behavior. To be very careful of your speech and behavior is to mind one's P's and Q's. Okay. The next idiom is to stir up hornet's nest. Okay, hornet एक मधुमक्खी जैसा एक हनी बी जैसा एक बड़ा सा वास्प होता है. तो जो बड़ा सा एक मधुमक्खी जैसा जो एक वास्प होता है उसको हॉर्नेट बोलते हैं. अब मान लो कि हॉर्नेट का नेस्ट है मधुमक्खी का या उस वास्प का बड़ा सा छत्ता है और उसको आपने जाके स्टिर कर दिया. स्टिर का मतलब क्या होता है, हिला दिया. तो क्या होगा, अब वो बैठा हुआ है, वो मधुमक्खी का छत्ता है, जाके आप उसको हिला दोगे तो क्या होगा, मधुमक्खी बैठेंगे आराम से, वो जो हॉर्नेट है वो बैठेंगे नहीं, दे विल बी आफ्टर योर लाइफ. तो दैट मीन्स स्टिरिंग अप हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां पे सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं या आप एक बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाते हो. दैट इज कॉल्ड स्टिरिंग अप हॉर्नेट्स नेस्ट. इट इज समवेयर रिलेटेड टू, जो एक हिंदी का इडियम है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, समवेयर रिलेटेड टू दैट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान ने एक स्टेटमेंट दिया था इनटॉलरेंस के ऊपर. सो ही स्टिर्ड अप हॉर्नेट्स नेस्ट बाय गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन इनटॉलरेंस. ठीक है, तो अच्छा खासा सब चल रहा था, आप ऐसे स्टेटमेंट दे दो एंड यू आर स्टिरिंग अप द हॉर्नेट्स नेस्ट. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom, stir up hornet's nest. Please write the meaning. A very difficult and unpleasant situation. A very difficult and unpleasant situation in which lot of people get angry with you. A very difficult and unpleasant situation in which lot of people get angry with you. तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, उस सिचुएशन में जब आप फंसते हो तो वहाँ पे बोला जाता है दैट ही स्टर्ड अप द हॉर्नेट्स नेस्ट. आमिर खान स्टर्ड अप द हॉर्नेट्स नेस्ट बाय गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन इनटॉलरेंस. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ओके, एंड वी आर मूविंग टू द लास्ट idiom ऑफ द डे. अच्छा, कई बार ऐसा होता है यू गेट अप, उठते से ही फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है. जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. सबसे पहले आप अलार्म लगा के सोए थे, आपका अलार्म नहीं बजा, यू गॉट अप लेट. ठीक है, उठे, बाथरूम में नहाने गए, मालूम पड़ा पानी खत्म हो गया, आप जब निकल रहे तो आप लेट हो गए. ठीक है, आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, आपका ब्रेकफास्ट जल गया. जब स्कूल या कॉलेज पहुंचे वहां जाके आपको टीचर से डांट पड़ गई, आप अपनी बुक्स घर में भूला है. तो सुबह से लेकर शाम तक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट बैड फॉर यू. तो जब सुबह से लेकर शाम तक सारी चीजें हमारे साथ जब बुरी होती जाती है ना, तो उसके लिए भी एक इडियम होता है. वहां पे हम क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग अ डैश डे. कैन एनीवन टेल मी उस वाले डे को क्या बोलते हैं? सब कुछ गलत ही हो रही है आज, सुबह से आज सब कुछ गलत हो रही है. दिस सीम्स टू बी अ डैश डे फॉर मी टुडे. कौन सा डे होता है वो बताओ? वेयर एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, सब कुछ आज गड़बड़ हो रहा है, सब चीज आज गलत हो रही है. उस टाइप के दिन के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इडियम है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट इडियम? इट सीम्स दैट आई एम हैविंग अ डैश डे. क्या होता है वो इडियम, कोई बताएगा मुझे या मैं ही लिखूं? हैविंग अ डैश day. Is there anyone who knows this? Anyone? No one? No problem. I'll tell you. Having a bad hair day. So जब मैं bad hair day बोलती हूँ, it has got nothing to do with actual hair. This actually means when everything seems to go wrong. जब सब चीजें गलत होती हैं. Yes, unpleasant. Having an unpleasant day नहीं बेटा. जो idiom है, idiom जो है that is having a bad hair day. Having a bad hair day means when everything seems to go unpleasant, when everything is unpleasant. सब चीजें आज गड़बड़ हो रही हैं, सब चीजें आज खराब हो रही हैं. That is called having a bad hair day. ठीक है? So these were the 5 idioms for the day. I'll just
क्विकली सम अप, द फर्स्ट इज टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. इसका मतलब ये होता है something that is really valuable to someone. ठीक है, for example, for a hungry man, even a slice of simple bread. Ma'am, please repeat the meaning of third. Yes, I'm repeating the meaning of all the idioms, beta. To be worth his weight in gold means, for example, for a hungry man, a piece of plain bread is worth his weight in gold. That means it is extremely useful for him. ठीक है, अगर आपका पेट भरा है तो आपको पिज्जा भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिसका पेट खाली है उसको एक सूखी ब्रेड भी इट विल बी वर्थ ऑफ गोल्ड फॉर हिम. ठीक है, टू गिल्ड द पिल मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हेन माय सन वाज गेटिंग इंजेक्शन, तो मैंने उसको बोला कि जितने इंजेक्शन लगवाओगे उतने गिफ्ट मम्मा दिलाएगी. सो आई ट्राई टू गिल्ड द पिल, मतलब एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जो था उसका, एक जो अनप्लेजेंट उस टाइम पे जो चीज़ थी उसको मैंने कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करी, उसको मैंने कहीं ना कहीं प्लेजेंट बनाने की कोशिश करी. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अनप्लेजेंट थिंग प्लेजेंट बाय एनी मीन्स, दैट इज कॉल्ड यू आर ट्राइंग टू गिल्ड द पिल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी से लड़ाई होगी, उसके बाद आप जाके उसको कजोल कर रहे हो, उसको थोड़ा सा मना रहे हो, तो वहां पे यू आर ट्राइंग टू गिल्ड द पिल, अनप्लेजेंट चीज को आप प्लेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो. टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज का मतलब होता है टू बी वेरी केयरफुल. रचित ध्यान दो बेटा, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्पीच एंड बिहेवियर. जैसे मैंने बोला, जब फ्रेंड्स के साथ में होते हैं तो आप कुछ भी बोल लो चलेगा, किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज कर लो. यू जनरली द यंगस्टर्स आई हैव सीन दे यूज अ वेरी कैजुअल लैंग्वेज, है ना, अरे ओए बे ऐसी कुछ भी लैंग्वेज यूज करते हैं. बट यू कैन नॉट यूज दैट लैंग्वेज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स, व्हेन यू आर विद एल्डर्स. वहां पे आप ये लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते. सो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स और टीचर्स, यू हैव टू माइंड योर पीस एंड क्यूज. दैट मीन्स बी वेरी केयरफुल ऑफ योर स्पीच एंड योर बिहेवियर. दोनों चीजों के लिए जब आप बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं वहां पे हम यूज करेंगे टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज. टू स्टीयर अप हॉनेस्टनेस का मतलब होता है to land in a situation where lot of people get angry against you, to land in a unpleasant condition, to land in a very unpleasant situation जहाँ पे सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. जैसे कि आमिर खान की स्टेटमेंट आप सबको याद होगी, when he gave a statement of intolerance, everyone was against him, the media was against him, everyone was against him. So that was, he stirred up the hornet's nest. Okay. हैविंग अ बैड हेयर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जहाँ पे सब चीज़ें आपके लिए खराब हो रही हैं. ठीक है, हैविंग अ बैड हेयर डे मीन्स अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग. Since morning when you got up, everything seems to go wrong. That is having a bad hair day. So these were the 5 idioms for the day, and we have done all the most important rules of subject and verb agreement. Any doubt in today's class, please ask me. We still have around 2 minutes left. So any doubts, anyone, please ask me. And if no doubts, I can wind up the class for today. And in the next class, please do a revision and come in the next class, because we are going to do some practice of subject and verb agreement. Okay, in the next class we will be doing some practice of subject and verb agreement. So please do a revision and then come to the class, because जब तक रूल्स याद नहीं होंगे ना बच्चों, तब तक उसको अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. अगर रूल्स याद हैं तो उनको आप अप्लाई इजीली कर पाओगे, लेकिन अगर रूल्स ही याद नहीं है तो वो अप्लाई भी नहीं कर पाओगे. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास कम prepared with your revision. And any doubts with any rule? We still have around a minute left. Any doubts? Anyone? Please ask. No doubts? Just say no, ma'am. Yes, class, I'm waiting for a response. Anyone, any doubts? Please ask. And no doubts? Then please confirm that you have got no doubts. All clear? All right, class. So if everything in the next class, so bye for now. Have a good day. See you in the next class with all rules revised. Okay, bye bye.